नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो क्लास आज हम लेने जा रहे हैं, ये विशेष तौर पर MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन सम्मिलित रूप से ये जो क्लास है हिंदी साहित्य के समस्त जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब हम नाटकों का अध्ययन करते हैं या हिंदी साहित्य में नाटक विधा का अध्ययन करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि आलोच्य नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रश्न आता है कि प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। ये जो प्रश्न है वो जहाँ भी सिलेबस में नाट्य साहित्य लगा हुआ है उससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में इसी तरह से पूछा जाता है। तो हमें नाटक को या नाट्य साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले उसकी तात्विक विवेचन करना आवश्यक है। और तात्विक विवेचन हम कब कर पाएंगे? जब हम उसके तत्वों को अच्छे से भली भांति रूप से जानेंगे। तो आज ये क्लास नाटक साहित्य के तत्वों को समझने के लिए है। ये हम जानते हैं कि नाटक, हिंदी नाटक एक दृश्य और श्रव्य विधा है। इसके अलावा ये पठनीय भी है, यह मंची है, मूलतः यह मंची है। संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता था, हमारे यहाँ नाटक कहते हैं हिंदी साहित्य में। तो इस विधा, ये जो कॉम्प्लिकेटेड विधा है, जटिल विधा है, इसको समझने के लिए हमें इसके तत्वों को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। इनमें से कुछ तत्व आपने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में जरूर अवलोकन कर लिया होगा, जैसे कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण। लेकिन उन चीज़ों को भी हमें MA फाइनल के विद्यार्थी होने के नाते या साहित्य के प्रति जिज्ञासु विद्यार्थी होने के नाते बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आज ये क्लास इन नाटक के तत्वों को गहराई से समझने की दिशा में एक प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम नाटक के समस्त तत्वों की बात करें तो नाटक के कुल 7 तत्व आलोचकों ने सुझाए हैं। इनमें से कथावस्तु पहला मुख्य तत्व है, इसके बाद आता है चरित्र चित्रण या पात्र, तीसरा है संवाद, संवाद योजना, चौथी है हमारी देश काल और वातावरण, पांचवी है भाषा शैली, छठा है उद्देश्य, और सातवां जो विशेष तौर पर नाटक और एकांकी साहित्य के लिए प्रयोग किया जाता है, अभिनेयता। यानी किसी भी नाटक की और एकांकी की सफलता इस तत्व में काफ़ी निहित है। तो जब भी हम तात्विक विवेचना करेंगे तो इन बिंदुओं को दृष्टिकोण में रखते हुए ही करेंगे। अर्थात किसी भी नाटक की समीक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम इन तत्वों के बारे में गहरी समझ रखते हैं। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है कथावस्तु, मुख्य तत्व। सबसे मुख्य तत्व नाटक का है कथावस्तु। अब कथावस्तु क्या है? कथावस्तु वह आधार है जिसके ऊपर वो पूरा नाटक अवलंबित है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं। प्लॉट यानी वह तत्व जिसके ऊपर कोई भी ड्रामा, कोई भी एकांकी या कोई भी नाटक टिका होता है। मूलतः इसमें कथा आती है। चूंकि नाटक एक प्रबंधीय रचना होती है, इसलिए इसमें कथा का होना नितांत आवश्यक है। तो कथावस्तु वह तत्व है, वह बेसिक तत्व है जिसके ऊपर वो पूरा नाटक टिका होता है, आधारित होता है। कथावस्तु को गहराई से समझने के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको कई भागों में बांटा गया है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कथावस्तु 3 प्रकार की मानी गई है।
हमारे आचार्यों ने, हमारे आलोचकों ने कथा वस्तु के 3 भाग कर दिए हैं अध्ययन के सुविधा के लिए। तो ये 3 हैं, प्रख्यात कथा वस्तु, उत्पाद कथा वस्तु और मिश्रित कथा वस्तु। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहला आता है प्रख्यात कथा वस्तु। प्रख्यात कथा वस्तु वह होती है जो हमें सीधे वेद पुराणों या इतिहास से हमें मिलती है। अर्थात कथा वस्तु में जो नाटककार है वो जो प्लेटफॉर्म है वो पहले से किसी कथा के ऊपर हमारे पुराणों में, हमारे धर्म साहित्य में जो भी कथा चली आ रही है या पौराणिक कथा जो माइथ है उसको कथा बिंदु का आधार बनाता है। दूसरा है उत्पाद्य। उत्पाद्य कथा वस्तु उसे कहते हैं जो कि पूरी तरह काल्पनिक होती है, अर्थात नाटककार के दिमाग की उपज होती है। और तीसरी कथा वस्तु मिश्रित, जहाँ पर इन दोनों का संयोग होता है। अर्थात कुछ कथा वस्तु पौराणिक होती है या किसी शास्त्र पर आधारित होती है या किसी इतिहास पर आधारित होती है, और कुछ नाटककार के दिमाग की कल्पना होती है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम इसी कथा वस्तु पर हो रहा है। कथा वस्तु को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए इसको फिर से 2 भाग में बांटते हैं कि कथा वस्तु या तो मुख्य होती है या गौण होती है। अब नाम से स्पष्ट है कि चूंकि नाटक एक प्रबंधीय विधा है, हम ये जानते हैं कि एक नाटक में छोटी छोटी और भी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, और भी घटनाक्रम जुड़े होते हैं। तो घटनाक्रम की उपस्थिति के आधार पर, घटनाक्रम की विशेषता के आधार पर, या तो घटनाक्रम मूल घटनाक्रम होता है या मुख्य घटनाक्रम होता है या संक्षिप्त घटनाक्रम होता है। तो मूल घटनाक्रम को मुख्य कथा और संक्षिप्त घटनाक्रम जहाँ होता है वहाँ पर उसे गौण कथा कहा जाएगा, गौण कथा वस्तु कहा जाएगा। और गौण कथा वस्तु भी दूसरे शब्दों में प्रासंगिक भी कही जाती है। अर्थात गौण और प्रासंगिक कथा वस्तु एक ही नाम। अब गौण और प्रासंगिक कथा वस्तु को भी हम आगे अध्ययन के दृष्टिकोण से और अधिक विस्तार दे देते हैं। तो यह है पताका और प्रकरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पताका और प्रकरी कथा वस्तु को भी अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि पताका वह प्रासंगिक कथांश है जो कि मुख्य कथा के साथ लगातार बना रहता है अंत तक। यानी नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक मुख्य कथा के साथ साथ जो लघु घटनाक्रम चलता है, अर्थात आदि से अंत तक जिसका प्रभाव मुख्य कथा पर होता है, उसे हम पताका कथा वस्तु कहते हैं। इसके बाद आती है प्रकरी। प्रकरी वह गौण कथानक है जो कि संक्षिप्त समय के लिए होता है। अर्थात कोई घटनाक्रम हुआ, नाटक में उसकी मंचीय स्थिति दिखाई और वो समाप्त हुआ, तो वह प्रासंगिक घटनाक्रम जो लगातार कथा के अंत तक बना रहता है वह पताका कहलाता है, और जो संक्षिप्त समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके हट जाता है उसे हम प्रकरी कहते हैं। तो कथा वस्तु की ये प्रकार है। कथा वस्तु को अध्ययन की दृष्टि से एक और ढंग से विवेचना की जाती है और वह है कार्य व्यापार के आधार पर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो कथानक होता है वो शुरू से और अंत तक एक जैसी स्थिति में नहीं चलता। कहीं उसमें नाटकीय घटनाक्रम होता है, कहीं उत्थान होता है, कहीं पतन होता है, कहीं फिर से उसमें घटनाक्रम बदलता है। अर्थात क्लाइमैक्स, स्टार्टिंग से लेकर और क्लाइमैक्स तक, फलागम तक आते आते नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें कार्य व्यापार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। और कथानक के कार्य व्यापार में परिवर्तनों के अनुसार, अर्थात कार्य व्यापार की स्थिति के अनुसार इसे हम 5 भागों में बांटते हैं।
सबसे पहले आता है प्रारंभ, अर्थात जहाँ स्वाभाविक रूप से नाटक का उद्गम होता है। प्रयत्न, जहाँ पर पात्रों के बीच में संघर्ष प्रारंभ होता है। परप्रयासा, जहाँ पर पात्र अपने फलागम को प्राप्त करने के लिए जूझते हैं, अर्थात मध्य की चरम अवस्था। इसके बाद नियताप्ति, अर्थात क्लाइमैक्स तक पहुंचने से जस्ट पहले की बिंदु, जहाँ पर फलागम होने वाला है, अर्थात फलागम हमें साफ साफ दिखने लग जाता है, और अंतिम स्थिति क्लाइमैक्स जो फलागम है वह। तो ये कार्य व्यापार की स्थिति होती है, अर्थात नाटक के कथानक का विकास जो होता है वो इन 5 रूपों में होता है: प्रारंभ, प्रयत्न, परिप्रयासा, नियताप्ति और फलागम। ये कथा के विकास की अवस्था है, अर्थात कथानक का विकास इस ढंग से होता है। तो मोटे तौर पे हम ये जान लेंगे कि नाटक के 7 तत्व माने गए हैं, और उसमें पहला मुख्य तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु से अभिप्राय उस नींव से है जिसके ऊपर पूरा भवन टिका हुआ होता है, अर्थात वह घटनाक्रम, वह कथा जिसके ऊपर नाटक का निर्माण हुआ है। कथानक को हम कई भागों में अध्ययन के दृष्टिकोण से सुविधा के लिए बांट लेते हैं। सबसे पहला आता है कि कथानक प्रख्यात है, उत्पाद्य है या मिश्रित है। प्रख्यात कथा पौराणिक कथा जिसका पहले से कोई स्रोत होता है, उत्पाद्य कथा काल्पनिक कथा, और तीसरी है मिश्रित कथा जिसमें दोनों का योगदान होता है। दूसरे या तो कथानक मुख्य होगा और गौण होगा। मुख्य कथा जो आदि से अंत तक रहती है और उसके साथ साथ चलने वाली गौण कथा। गौण कथा भी पताका और प्रक्रिया, यानी कि वह कथा जो कि मुख्य कथा के साथ साथ लगातार बनी रहती है तो उसको पताका बोलते हैं, और वह कथा जो कि संक्षिप्त अपना प्रभाव जमा कर समाप्त हो जाती है प्रक्रिया कहलाती है। और तीसरा है कथानक के विकास की अवस्थाएं। तो इस प्रकार पूरे कथानक को इन भागों में बांटकर कथानक का अध्ययन किया जाता है, और जब हम नाटक को देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें मूल कथा कौन सी है, गौण कथा कौन सी है, कथानक का प्रकार क्या है। अर्थात हम ये नाटक की विवेचना करते समय स्पष्ट कर देंगे यह कथानक ऐतिहासिक है या उत्पाद्य कथानक है या मिश्रित कथानक है। तो नाटक की तात्विक समस्या के लिए कथानक का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम नाटक के अन्य तत्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।